कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं एमडी काय चिकित्सा और पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन जोशी। आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा पंचकर्म और विभिन्न रोगों में पंचकर्म की भूमिका। डॉक्टर नवीन जोशी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर नवीन जोशी, आजकल बहुत चर्चा में है आयुर्वेद और इसकी एक विधि है पंचकर्म विधि। इसके बारे में हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि आखिर ये है क्या। जी, पंचकर्म जैसा कि नाम से स्पष्ट है, 5 कर्म होते हैं इसमें, 5 प्रोसीजर होते हैं इसमें, और ये एक प्रकार से डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि शरीर की शोधन की प्रक्रिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास गाड़ी है, तो हम गाड़ी का भी एक निश्चित समय में रख रखाव करते हैं, उसकी सर्विसिंग कराते हैं। इसी प्रकार से हमारा मानव शरीर भी एक यंत्र के समान है और हर निश्चित समय पर इसका भी एक प्रकार से सर्विसिंग अनिवार्य है। तो स्वस्थ व्यक्ति के दृष्टिकोण से पंचकर्म हमारे शरीर की नियमित समय पर की जाने वाली सर्विसिंग है और रोगी के अनुरूप चिकित्सक के परामर्श द्वारा दी जाने वाली एक चिकित्सा विधि है। क्या सभी लोगों को पंचकर्म कराना चाहिए? जी, पंचकर्म, चूँकि पंचकर्म में 5 प्रोसेस होता है, 5 प्रक्रियाएं होती है। एक को बोलते हैं वमन, जिसे हम दवा पिला के उल्टी कराना कहते हैं। दूसरे को हम बोलते हैं विरेचन, यानी दवा पिला के दस्त लगाते हैं। तीसरा जो है हमारा कर्म है बस्ती कर्म है, जिसमें 2 प्रकार की बस्ती यानी एनीमा होता है। एक में काढ़े का एनीमा होता है और दूसरे में तेल का एनीमा होता है। और जो 5वां कर्म है वो नश्य कर्म है, यानी नाक से हम औषधियों को डालते हैं। क्योंकि ये सारी प्रक्रियाओं में एक प्रोसेस से शरीर को गुजारना होता है, इसीलिए इसके पहले पूर्व कर्म किया जाता है, जिसमें मालिश है, सिकाई है, और बाद में किए जाने वाले कर्म में डाइट रेजिम फॉलो करना होता है। चूँकि ये 5 जो प्रक्रियाएं हैं, इसके लिए शरीर सही होना चाहिए, यानी शरीर इसके लिए उस काबिल होना चाहिए, यानी शरीर में बल होना चाहिए। तो इसीलिए 12 वर्ष से कम उम्र के और 70 साल से अधिक उम्र के लोगों में खासकर जो मुख्य प्रोसेस है इसकी वमन और विरेचन, इसको हम नहीं कराते हैं, यानी अवॉइड करते हैं। जी, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है, कितना समय इसमें लगता है? जी, वैसे तो पूरा पंचकर्म यदि कराया जाए तो लगभग 137-38 दिन लगते हैं, लेकिन चूँकि इसमें बीच में कुछ गैप होता है, परिहार काल होता है, जिसमें रोगी अपने घर पे भी रह सकता है और चिकित्सक के परामर्श में रह सकता है, उसे पथ्य का पालन करना होता है। तो रोगी के अनुसार, ऋतु के अनुसार हम इसको चयन करते हैं और इसका इस प्रकार से हम इसका पैकेज बनाते हैं, जिसमें हम किसी रोगी में वमन कराते हैं, या कोई स्वस्थ व्यक्ति भी है, उसे लगता है कि उसमें कफ के दोष ज़्यादा है तो उसे में वमन कराते हैं। ऐसा हमें लगता है कि व्यक्ति स्वस्थ है लेकिन उसको पित्त के विकार हैं, तो उसको हम विरेचन सजेस्ट करते हैं। इसी प्रकार से हमें लगता है कि व्यक्ति स्वस्थ है तो लगातार उसे अपने शरीर में रसायन प्रभाव के लिए या लंबी आयु के लिए उसे कोई ऐसी प्रक्रिया अपनानी है तो उसे हम मात्रा बस्ती देते हैं। इसी प्रकार से हम बस्ती देते हैं, काढ़े की बस्ती और तेल की बस्ती को अल्टरनेट देते हैं। और साथ साथ में मान लीजिए किसी को मौसमी तकलीफ होती है, नज़ला जुकाम आदि होता है, तो उसे हम नश्य कर्म कहते हैं। इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि कुछ ऐसी विधियाँ हैं जिनको कोई भी ले सकता है, जैसे सिरोधारा है। जैसे आजकल बहुत हम तनाव में रहते हैं, बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, नींद नहीं आती है, तो हालांकि ये पंचकर्म की मुख्य विधियों में नहीं आता, ये पूर्व कर्म में आता है और इसको हमने अडॉप्ट किया है। लेकिन ये शिरोधारा है, बहुत अच्छा रिलैक्स करती है। इसी प्रकार से किसी को कमर दर्द है, घुटने में दर्द है, तो हम स्थानीय बस्ती देते हैं, जैसे हम कटी बस्ती कहते हैं, जैसे हम जानू बस्ती कहते हैं। अगर हम हृदय में देते हैं तो हृदय बस्ती कहते हैं। सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो हम ग्रीवा बस्ती कहते हैं। सिर में अगर बालों की समस्या है तो हम उसको सिरोवस्ती कहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रकल्प हैं इसके, जो हम अलग अलग स्वस्थ और रोगियों में इसका चयन करके देते हैं। सामान्यतः मसाज को लोग पंचकर्म समझते हैं, तो क्या ये ठीक है? जी, मसाज पंचकर्म का हम ये कह सकते हैं कि पूर्व कर्म का एक पार्ट है, अभ्यंग जिसे हम कहते हैं। लेकिन आजकल लोगों ने मसाज को ही पंचकर्म समझ लिया है। मसाज एक बहुत समझ लीजिए कि शरीर को तैयार करना है, यानी कि जिस प्रकार से हम किसी को वमन दे रहे हैं, किसी को विरेचन दे रहे हैं, यानी किसी को उल्टी करा रहे हैं, किसी को हम दस्त लगा रहे हैं, तो उससे पहले उसके शरीर को तैयार करना है। तो इसमें हम बाहर से भी ऑयल अप्लाई करते हैं, इंटरनली भी ऑयल अप्लाई करते हैं, स्टीम भी देते हैं। तो उस एक छोटी सी प्रक्रिया का मसाज एक पार्ट है। मसाज पूर्ण रूप से पंचकर्म नहीं है। आजकल कई लीवर की जब बीमारियां होती हैं या कुछ ऐसी बीमारियां, कब्ज है, तो हम बात करते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन। जी, तो क्या डिटॉक्सिफिकेशन और पंचकर्म एक ही या इनमें जी, कुछ अंतर है? बिल्कुल आपने सही कहा। डिटॉक्सिफिकेशन का अर्थ है क्लीनिंग, यानी कि शरीर का शुद्धि करना। आयुर्वेद में एक सिद्धांत है
कि यदि आप किसी बीमारी को दवा से ठीक करते हैं, जिसे हम शमन चिकित्सा कहते हैं, तो ये चांस रहते हैं कि वो रोग दोबारा हो सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि यदि आप किसी चीज़ को डिटॉक्सिफिकेशन से ठीक करते हैं तो वो रोगों की समूल नष्ट हो जाते हैं, यानी पुनरावृत्ति नहीं होती। तो डिटॉक्सिफिकेशन को हम पंचकर्म कह सकते हैं, क्योंकि इससे भी शोधन होता है, यानी शरीर की क्लीनिंग होती है। तो अब बात करते हैं कि वो कौन सी बीमारियां हैं जिनमें पंचकर्म जो है एक बहुत अच्छा कार्य करता है। जी, अभी जैसे कि इस जाड़ों का मौसम है, इस समय में लोगों को नज़ला ज़ुकाम है, इसमें नश्य कर्म बहुत बढ़िया काम करता है। इसी प्रकार से किसी हमारे बहुत सारे लोगों को कफ से संबंधित तकलीफ होती है, इस समय में सांस की तकलीफ होती है, तो उसमें वमन और विरेचन बहुत अच्छा काम करता है। जैसा कि आपने बताया, लिवर से रिलेटेड समस्याओं में डिटॉक्सिफिकेशन में विरेचन बहुत अच्छा काम करता है। इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों को वात से संबंधित समस्याएं होती है, कई लोगों को संधिवात होता है, कई लोगों को पक्षाघात होता है, कई लोगों को आमवात यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी समस्याएं होती है, तो उनमें बस्ती कर्म बहुत अच्छा काम करता है। और साथ साथ कई ऐसे रोगी होते हैं जो स्वस्थ होते हैं लेकिन वो अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वस्ती कर्म बहुत अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। तो ये विभिन्न बीमारियों में चिकित्सक जो एक पंचकर्म विशेषज्ञ हो, उसके निर्देशन में उसके द्वारा चयन की गई विधियों का प्रयोग अगर रोगी में दिया जाए तो यह विधि बहुत ही लाभकारी है। डॉक्टर नवीन जोशी, आप पंचकर्म विशेषज्ञ हैं और लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं आपसे कि क्या पंचकर्म से सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं? जी, वैसे तो लगभग 99.9% बीमारियां जो हैं उनके बारे में आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि वो ठीक हो जाती है। पर एक बीमारी जिसे हम आधुनिक विज्ञान से तो कोरिलेट नहीं करेंगे, पर उसमें कहा गया है कि पंचकर्म काम नहीं करती, उसको उरुस्तंभ नाम दिया गया है। बाकी से सभी बीमारियों में कहीं ना कहीं पंचकर्म एक प्रमुख चिकित्सा है। और इवन ये कहा गया है कि जो लोग अपनी आयु को लंबी करना चाहते हैं, यानी रसायन सेवन करना चाहते हैं, उनको भी कहा गया है कि आप पहले शोधन कराएं अपना। ये भी कहा गया है कि आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हों, यदि आप कोई भी दवा ले रहे हैं, यदि आप शोधन करा के दवा का सेवन करते हैं तो आपकी उस दवा का इफेक्ट कई गुना बढ़ जाता है। तो इसीलिए पंचकर्म एक प्रमुख चिकित्सा विद्या है। पंचकर्म चिकित्सा किसे नहीं करानी चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है। पंचकर्म चिकित्सा का कॉन्ट्राइंडिकेशन, जैसे कोई बहुत नवजात शिशु हैं या 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो उनमें हम वॉमिटिंग या फिर हम इस प्रकार से परगेशन यानी वमन और विरेचन जैसे कर्म नहीं कराते हैं। इसी प्रकार से जो 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनमें हम चूँकि हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है, शरीर जो है अब उस प्रकार से सह नहीं होता इन चीज़ों को, इन प्रोसीजर्स के लिए, इसीलिए उनमें हम कुछ मुख्य प्रक्रियाओं को हम अवॉइड करते हैं। जैसे कि हम वमन नहीं कराते हैं, विरेचन नहीं कराते हैं। तो चिकित्सक के निर्देशन में 12 साल से कम उम्र के बच्चों में और 70 साल से ऊपर वाले के उम्र के लोगों में पंचकर्म नहीं कराई जाती है। बाकी सभी में पंचकर्म चिकित्सक के निर्देशन में कराया जा सकता है। ऋतुओं का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, तो किस ऋतु में कौन सा पंचकर्म कराने की सलाह आप देते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। ये चिकित्सक काफ़ी इसका चॉइस करते हैं और प्लान करते हैं। जैसे कि वर्षा ऋतु में हमारे यहाँ माना जाता है कि वात का प्रकोप होता है, वात से संबंधित रोग होते हैं, तो उस ऋतु में बस्ती को प्रधान चिकित्सा माना गया है, प्रधान कर्म माना गया है, कराया जाता है। इसी प्रकार से शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, पित्त दोष का प्रकोप होता है, तो उस ऋतु में जो है वो विरेचन सबसे श्रेष्ठ कर्म माना गया है। इसी प्रकार से वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप ज़्यादा होता है, तो उस ऋतु में चिकित्सक अपने रोगी का वमन कर्म कराना पसंद करते हैं, जिसे वासंतिक वमन कहा जाता है। तो इस प्रकार से ऋतु के अनुसार पंचकर्म को चॉइस किया जाता है। जैसे वर्तमान समय चल रहा है तो इसमें तमाम तरह के मनोरोग देखने में आ रहे हैं स्ट्रेस के कारण, तो इसमें किस तरह से पंचकर्म चिकित्सा लाभकारी हो सकती है? देखिए, एक बहुत अच्छी बात कही है कि नित्यम अभ्यंगम आचरित। रोगी कोई भी हो, स्वस्थ हो या बीमार हो, यदि वो तनाव में है तो उसे सिरो अभ्यंग करना चाहिए, यानी सिर की मसाज करनी चाहिए। हमारे यहाँ पैर का अभ्यंग भी एक प्रकल्प है, जैसे पादाभ्यंग कहा है, फुट मसाज कहते हैं, जो काफ़ी रिलैक्स करता है। इवन इसको दृष्टि प्रसादक कहा गया है, यानी इससे दृष्टि भी बढ़ती है और अच्छी नींद आती है। जैसा मैंने बताया कि शिरोधारा एक इतनी अच्छी विधि है जो 30 से 35 मिनट एक धारा पात्र के द्वारा सिर के एक निश्चित बिंदु पर धारा गिराई जाती है और रोगी बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। ये तनाव ही नहीं बल्कि रक्तचाप को भी कम करता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम रिलैक्स करने में, यानी लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो आजकल जीवन शैली से संबंधित समस्याएं हैं, उनमें ये विधियां बहुत ही आसानी से दी जा सकती है और आजकल खूब इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और लोग खूब इसका प्रयोग भी करते हैं। डॉक्टर नवीन जोशी, आजकल जब हम अन्य चिकित्सा पद्धतियों में जाते हैं तो वहाँ पे दवाओं के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उन पे बहुत चर्चा होती है और
इस तरह के मामले सुनने में भी आते हैं। तो आप क्या कहेंगे, क्या इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं? जी, अगर सही चिकित्सक और सही रोगी का चयन ना किया जाए, दोनों का चयन बहुत ज़रूरी है। यानी जो वमन कराने के योग्य है, हम उसे ही चयन करते हैं और ये पूरा चिकित्सक पर डिपेंड करता है। जिसका विरेचन कराना है, चिकित्सक उसको चयनित करता है कि ये रोगी विरेचन के योग्य है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। यदि कोई 40 साल का व्यक्ति है और यदि वो हृदय रोग से पीड़ित है, यदि उसकी पूरी जाँचें नहीं करा के वमन करा दिया गया, तो वहाँ व्यापद यानी कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना होती है। इसी प्रकार से कोई गुदा रोग से पीड़ित व्यक्ति है, जिसके अर्श जिसे हम कहते हैं, पाइल्स कहते हैं, यदि उसका विरेचन करा दिया गया तो उसे तकलीफ होने की संभावना होती है। तो इस प्रकार से किस रोगी का कौन सा पंचकर्म कराना है, ये चयन पूरी तरह से चिकित्सक के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके लिए एक कुशल चिकित्सक के निर्देशन में ही ये विधियाँ कराई जानी चाहिए। आपने बताया कि इसमें यदि पूरी प्रक्रियाएं अपनाई जाएं तो 137 से 38 दिन आपने कहा, तो ये लंबी प्रक्रिया। इस दौरान जो खान पान है उस पर किस तरह से नियंत्रण रखने के लिए कहते हैं आप मरीजों से? देखिए, पंचकर्म की पूरी प्रक्रिया के दौरान कुछ चीज़ें जो हैं वो नहीं करने के लिए कहा गया। ये 8 प्रकार की चीज़ें कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं उसमें। जैसे कहा गया बहुत ऊंचा यानी बहुत लाउडली बोलना, जैसे कि उस दौरान जो है आप कोई ऐसी यात्रा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा एक ही आसन में बैठे नहीं रहना है, अजीर्ण होने पर भी भोजन का सेवन नहीं करना है, जो आपके लिए अहितकारी भोजन है उसका सेवन नहीं करना है, दिन में नहीं सोना है और बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है। इसके अलावा जो भोजन की बात की गई है तो लघु और सुपाच्य आहार तथा सुखोष्ण जल यानी कि गुनगुना पानी पूरी इस प्रक्रियाओं के दौरान आपको लेने का निर्देशन दिया जाता है। तो ये एक प्रकार से पंचकर्म चिकित्सा के दौरान रखे जाने वाली सावधानी है और जो आहार विहार है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? अंत में मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि पंचकर्म एक बहुत ही श्रेष्ठ चिकित्सा प्रकल्प है और इसका प्रयोग जीवन में साल में एक बार तो करना ही करना चाहिए। चाहे आप स्वस्थ हों, चाहे आप किसी बीमारी से पीड़ित हों। यदि आप स्वस्थ हैं तो आपके स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए ये पंचकर्म काम करता है और यदि आप रोगी हैं तो आपके रोग को समूल नष्ट करने के लिए ये पंचकर्म काम करता है। डॉक्टर नवीन जोशी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और पंचकर्म के संबंध में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।